चलिए आज के इस विषय को ना परत दर परत खोलते हैं। आज की इस गहन चर्चा में हमारे सामने जो स्रोत हैं, जिनमें कुछ प्राचीन दार्शनिक लेखों से लेकर आधुनिक मनोवैज्ञानिक शोध और बिहेवियरल साइंस के नोट्स शामिल हैं, उनका मिशन एक बहुत ही पुरानी और उलझी हुई धारणा का विश्लेषण करना है। बिल्कुल। और ये धारणा ऐसी है जिसने सदियों से लोगों को परेशान किया है। वही ना। हमारा आज का विषय है द इटर्नल ब्लूप्रिंट ऑफ कर्मा एंड डेस्टिनी, यानी कर्म और नियति का खाका। अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो आज हम जो होना है वही होता है वाली कहावत की असल सच्चाई और कर्म रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। क्या वाकई सब कुछ पहले से तय है या हमारे हाथ में भी कुछ कंट्रोल है? देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो सदियों से विचारकों और दार्शनिकों को दो अलग अलग खेमों में बांट के रखता आया है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाते हैं। क्या इंसान अपनी नियति के आगे वाकई बेबस है? हाँ, क्योंकि आमतौर पे जब भी कोई ये मान लेता है कि सब कुछ पहले से तय है तो उसका पूरा नजरिया ही बदल जाता है ना? एकदम सही कहा आपने। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य इसी उलझन को सुलझाना है और ये देखना है कि नियति और कर्म का ये जो तंत्र है वो असल में काम कैसे करता है। तो आज शुरुआत इसी सबसे बड़ी गलतफहमी से करते हैं। जब भी ये वाक्य सामने आता है कि जो होना है वही होता है, तो पहला विचार यही आता है कि हम पूरी तरह से शक्तिहीन हैं, पावरलेस हैं। हाँ, लोग इसे फेटलिज्म या भाग्यवाद से जोड़ लेते हैं। वही मेरा पॉइंट है। अगर भविष्य की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है तो फिर हमें किसी भी चीज के लिए कोशिश करने की क्या जरूरत है? क्या ये सोच समाज को आलसी या भाग्यवादी नहीं बना देती? ये बहुत ही लाजमी सवाल है और इस पंक्ति को अक्सर इसके सही संदर्भ से काटकर ही देखा जाता है। हमारे स्रोतों में एक रिसर्च पेपर है जो फेटलिज्म यानी भाग्यवाद और विजडम यानी बुद्धिमत्ता, इन दोनों के बीच का अंतर को बहुत गहराई से स्पष्ट करता है। इन दोनों में एक क्लियर लाइन ड्रॉ करता है। बिल्कुल। फेटलिज्म का सीधा सा मतलब है एक तरह की लाचारी महसूस करना, ये मान लेना कि मेरे कुछ भी करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो होना है वही होता है का असली दार्शनिक अर्थ लाचारी बिल्कुल नहीं है। तो फिर वो क्या है? एक आम इंसान इसे कैसे समझे? ये असल में जीवन की एक गहरी समझ है, एक विजडम है। ये हमें ये सिखाता है कि हमें अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी चाहिए और किन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। ये ब्रह्मांड के विशाल नियमों को स्वीकार करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की बात करता है, ना कि बस हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाने की। एग्जैक्टली। हाथ पर हाथ धरकर बैठना विजडम नहीं है, वो तो बस एक बहाना है। लेकिन अगर मैं इसे एक प्रैक्टिकल नजरिए से देखूं तो वो सीमा कहाँ है? मान लीजिए किसी ने किसी परीक्षा के लिए बिल्कुल पढ़ाई नहीं की और वो फेल हो गया। अब वो ये कहकर आसानी से बच सकता है कि जो होना था वही हुआ, मेरी नियति में फेल होना लिखा था। हाँ, लोग अक्सर ऐसी ही दलील देते हैं। तो ऐसे में कर्म या एक्शन का क्या रोल रह जाता है अगर सब फिक्स्ड ही मान लिया जाए? यहीं पर हमारे स्रोत एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट लाते हैं, पास्ट कर्मा वर्सेस प्रेजेंट चॉइस, यानी पिछले कर्म बनाम वर्तमान के चुनाव। इनका बहुत ही स्पष्ट विभाजन किया गया है। इसे थोड़ा और डिटेल में समझाइए। देखिए, नियति कोई एक रुकी हुई मंजिल नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। उस व्यक्ति का फेल होना उसकी नियति नहीं थी, बल्कि उसका पढ़ाई न करने का जो प्रेजेंट चॉइस था, जो वर्तमान चुनाव था, उसने उसे उस नतीजे तक पहुंचाया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो नियति है? हाँ, हमारे नोट्स इसे इस तरह समझाते हैं कि जो परिस्थितियां आज हमारे सामने खड़ी हैं, हमारा जन्म कहाँ हुआ, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, ये हमारी नियति है या हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। सही बात है। हम अपने माँ बाप या अपना बचपन तो नहीं चुन सकते। बिल्कुल नहीं। लेकिन उस दी गई परिस्थिति में हम क्या प्रतिक्रिया देते हैं, हम क्या रिएक्ट करते हैं, ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है और यही हमारा वर्तमान कर्म है, प्रेजेंट चॉइस है। मेरे नोट्स में इसे समझाने के लिए ताश के पत्तों का एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी दिया गया है। जैसे जब ताश का खेल शुरू होता है तो कौन से पत्ते बनेंगे ये किसी के हाथ में नहीं होता। हाँ, वो हिस्सा डेस्टिनी है। राइट। हो सकता है किसी को एक बहुत ही खराब हाथ मिले, लेकिन उन खराब पत्तों के साथ खेल को कैसे खेलना है, ब्लफ करना है या फोल्ड करना है, ये उसकी प्रेजेंट चॉइस है, उसका कर्म है।
और उस एनालॉजी में जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा निकल कर आता है वो ये है कि एक प्रोफेशनल खिलाड़ी कभी भी अपने पत्तों की शिकायत करने में ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। वही ना, अगर वो बस यही रोता रहे कि मुझे ही खराब पत्ते क्यों मिले, तो वो गेम तो वैसे ही हार जाएगा। बिल्कुल, वो अपने खेल पर ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पाएगा। और कर्म रहस्य का एक बड़ा हिस्सा यही है, शिकायत को खत्म करना, यानी अपने प्रेजेंट एक्शन पे फोकस करना। हाँ, जब ये समझ आ जाता है कि पत्ते बांटने का अधिकार हमारे पास नहीं है, तो पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर आ जाता है कि इन पत्तों के साथ बेहतरीन खेल कैसे खेला जाए। इस पर मैं थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूंगी। ताश के खेल में तो नियम साफ होते हैं, लेकिन असल जिंदगी में अक्सर ऐसा लगता है कि कुछ लोग ईमानदारी से खेल रहे हैं, बेहतरीन चालें चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हार रहे हैं। और कुछ लोग बेईमानी करके भी जीत जाते हैं। एग्जैक्टली ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई हर किसी को परेशान करता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। अगर कोई इंसान सही कर्म कर रहा है तो उसकी जिंदगी में तूफान क्यों आते हैं? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और हमारे मनोविज्ञान और दर्शन से जुड़े स्रोत इस पर काफी विस्तार से बात करते हैं। यहाँ हमें कर्म की टाइमिंग और जीवन के सबक यानी लेसन्स के सिद्धांत को समझना होगा। कर्म की टाइमिंग, इसका क्या मतलब है? पहली बात, हम अक्सर किसी के जीवन को एक बहुत ही छोटे से टाइम फ्रेम में देख रहे होते हैं। हम सिर्फ आज का अच्छापन देखते हैं। दूसरी और ज्यादा गहरी बात जो स्रोत बताते हैं वो ये है कि ब्रह्मांड की नजरों में अच्छा और बुरा वैसी चीजें नहीं हैं जैसे हम इंसान अपने तात्कालिक सुख दुख के हिसाब से तय करते हैं। अच्छा, मतलब जो चीज हमें आज दुख दे रही है वो जरूरी नहीं कि कोई सजा हो। ठीक यही बात। कई बार जो घटना बहुत ही दर्दनाक या बुरी लगती है वो असल में विकास के लिए एक बहुत ही जरूरी सबक होती है। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल, जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए जिम में मांसपेशियों को तोड़ना पड़ता है, वो प्रोसेस दर्दनाक है। ठीक वैसे ही मानसिक और आत्मिक विकास के लिए कुछ कठोर परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। ये एग्जाम्पल बहुत सही है। लेकिन देखिए, अगर कोई व्यक्ति लगातार मेहनत कर रहा है, ईमानदार है और उसे बार बार सिर्फ असफलता या दुख ही मिल रहा है, तो क्या ये एक तरह का कवर अप नहीं लगता? कवर अप किस सेंस में? इस सेंस में कि हम इंसान इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। अगर अच्छा काम किया तो उसका तुरंत अच्छा नतीजा मिलना चाहिए। ये जो कर्म का डीले सिस्टम है ना, कि आज का एक्शन कल रिजल्ट देगा, क्या ये सिर्फ एक झूठी तसल्ली या कोपिंग मैकेनिज्म नहीं है जो हमने इसीलिए बना लिया है क्योंकि दुनिया असल में अनफेयर है? इस चुनौती को हमारे बिहेवियरल साइंस के स्रोत बहुत ही तार्किक ढंग से एड्रेस करते हैं। वो इसे न्यूरोलॉजी और प्रकृति के एल्गोरिथम के कॉन्ट्रास्ट के रूप में देखते हैं। थोड़ा आसान भाषा में समझाइए इसे। हमारा दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए वायर्ड है। हमें तुरंत डोपामीन चाहिए होता है। हमने कुछ किया और हमें उसका रिवॉर्ड अभी के अभी मिल जाए। लेकिन प्रकृति का एल्गोरिथम लॉन्ग टर्म ग्रोथ यानी लंबी अवधि के विकास पर सेट है। तो ये डिले सिस्टम कोई कोपिंग मैकेनिज्म नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये ऊर्जा का विज्ञान है। एक बहुत ही साधारण सा उदाहरण जो इन लेखों में बार बार आता है वो है एक बीज का। अगर आप एक बीज को मिट्टी में दबाते हैं तो वो रातों रात पेड़ नहीं बनता। हाँ, उसे मिट्टी के अंधेरे में एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और उस अंधेरे में क्या चल रहा है वो हमें बाहर से नहीं दिखता। यानी हमारे कर्म उस ऊर्जा के बीज की तरह हैं जो ब्रह्मांड के ताने बाने में दर्ज हो जाते हैं और अपने सही वातावरण और समय का इंतजार करते हैं। बिल्कुल, डिले सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि हर कर्म को पकड़ने और अपना परिणाम दिखाने के लिए एक इंक्यूबेशन पीरियड की आवश्यकता होती है। ये थोड़ा वैसा है कि हम सिर्फ मूवी का एक सीन देखकर पूरी कहानी जज कर लेते हैं। सही कहा। जो लोग तुरंत बच निकलते हुए दिखते हैं या जो अच्छे लोग तुरंत हारते हुए दिखते हैं, वो सिर्फ उस लंबी प्रक्रिया के एक छोटे से हिस्से में है। लंबी अवधि में ये डिले सिस्टम अपना काम पूरी सटीकता से करता है। ये स्पष्टीकरण काफी हद तक चीजों को पर्सपेक्टिव में रखता है। लेकिन अगर नतीजे हमारे हाथ में नहीं हैं और एक डिले सिस्टम भी काम कर रहा है, तो इंसान इतना परेशान और एंजाइटी में क्यों रहता है? इसका जवाब भी स्रोतों में है। हाँ, इन स्रोतों का गहराई से अध्ययन करने पर एक शब्द बार बार सामने आता है, कंट्रोल इल्यूजन, यानी कंट्रोल का भ्रम। हम चाहते हैं कि हर चीज हमारे हिसाब से चले। और यही आधुनिक समाज की सबसे बड़ी बीमारियों में से एक है। तकनीक और डेटा ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसे कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, भविष्य हो या फिर दूसरे लोगों का व्यवहार ही क्यों ना हो।
एग्जैक्टली। लेकिन सच ये है कि हम एक बहुत ही जटिल सिस्टम का हिस्सा हैं। जब हम उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे दायरे से बाहर हैं, तो इससे जीवन में बेवजह का तनाव, ओवर थिंकिंग और सफरिंग पैदा होती है। और इसी सफरिंग से बचने के लिए दर्शन कहता है कि परिस्थिति को स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट इट। लेकिन मैं देखती हूँ कि जब हम लोगों से ये कहते हैं तो इसका बहुत ही नकारात्मक मतलब निकाला जाता है। लोगों को लगता है कि स्वीकार करने का मतलब है हार मान लेना या हथियार डाल देना। हाँ, लेकिन इन दोनों में एक बहुत ही बारीक मनोवैज्ञानिक अंतर है जिसे हमारे स्रोत हाईलाइट करते हैं। वो अंतर बारीक जरूर है, लेकिन बहुत गहरा है। हार मान लेने या गिविंग अप का मतलब है खुद को असहाय और लाचार महसूस करना। ये एक डिफीटिस्ट माइंडसेट है, जहां आप कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, मैं हार गया। और एक्सेप्टेंस उससे अलग कैसे है? इसके विपरीत स्वीकार करने या एक्सेप्टेंस का मतलब है बिना लड़े या घबराए सच्चाई को जस का तस अपनाना। ये एक बेहद ताकतवर अवस्था है। आप ये मानते हैं कि हाँ, ये परिस्थिति खड़ी हो गई है, ये मेरी योजना का हिस्सा नहीं था, लेकिन यही यथार्थ है। मेरे दिमाग में यहाँ दलदल या क्विक सैंड का एक उदाहरण आ रहा है। ओ, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है बनाम स्थिति के। बताइए। अगर कोई दलदल में फंसा है तो हार मानने का मतलब है कि वो बस डूबने का इंतजार करे, वो कुछ करे ही ना। सही बात। और अगर वो स्वीकार ना करे कि वो दलदल में है और पैनिक करके बाहर भागने की कोशिश करे तो वो और तेजी से नीचे धंसेगा। बिल्कुल, क्योंकि वो रियलिटी से लड़ रहा है। वही ना। लेकिन एक्सेप्टेंस का मतलब है ये स्वीकार करना कि मैं दलदल में हूं, ताकि वो पैनिक खत्म हो और दिमाग शांत होकर बाहर निकलने का सही और तार्किक तरीका खोज सके। ये एक बहुत ही शानदार विजुअलाइजेशन है। जब आप सच्चाई को बिना किसी मानसिक प्रतिरोध के स्वीकार कर लेते हैं, तब जाकर आपका दिमाग समाधान खोजने के लिए स्वतंत्र होता है। यानी दुख परिस्थिति से नहीं आता। नहीं, सारा दुख परिस्थिति से नहीं आता, बल्कि परिस्थिति को अस्वीकार करने की जो मानसिक जदोजहद है, दुख वहां से पैदा होता है। तो चलिए इस पूरी थ्योरी और फिलॉसफी को असल जिंदगी की कुछ बहुत ही आम लेकिन तनावपूर्ण स्थितियों पर लागू करके देखते हैं, क्योंकि ये सिद्धांत तब तक काम के नहीं है जब तक ये रोजमर्रा की जिंदगी में लागू ना हो सके। बिल्कुल, ग्राउंड रियलिटी से जोड़ना जरूरी है। करियर और पैसे की बात करते हैं। हाँ, आज के समय में जॉब सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी अहम प्रोजेक्ट या प्रमोशन के लिए महीनों तक रात दिन एक कर दिया। बहुत कॉमन सिनेरियो है ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। हाँ, लेकिन आखिरी वक्त पर मैनेजमेंट बदल गया या मार्केट क्रैश हो गया और उसे वो प्रमोशन नहीं मिला। यहाँ जो होना है वही होता है का माइंडसेट कैसे उसकी मदद कर सकता है? ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति कंट्रोल के भ्रम में जी रहा है, तो वो पूरी तरह टूट जाएगा। वो खुद को दोष देगा या सिस्टम को कोसेगा और शायद डिप्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा उसके हाथ से सब निकल गया। एग्जैक्टली। लेकिन अगर उसने इस माइंडसेट को समझा है, तो वो जानेगा कि उसका कर्म सिर्फ अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना था और ईमानदारी से उस प्रोजेक्ट पर काम करना था। उसने वो 100% किया। राइट, उसने अपना कर्म पूरा किया। हाँ, लेकिन कंपनी की अंदरूनी राजनीति, मार्केट की स्थिति या ग्लोबल इकोनॉमी, ये सब उसका पास्ट कर्मा या वर्तमान की डेस्टिनी है जिस पर उसका जीरो कंट्रोल है। इससे उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? जब वो इसे स्वीकार कर लेता है, तो वो इस रिजेक्शन को अपने आत्मसम्मान या सेल्फ वर्थ से नहीं जोड़ता। वो मानसिक शांति के साथ अपनी सीखी हुई स्किल्स को किसी दूसरी कंपनी या अवसर में लगाने के लिए तैयार हो जाता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है खुद को बर्नआउट से बचाने का, और मुझे लगता है यही चीज रिश्तों पर भी लागू होती है। रिश्तों में तो ये और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हाँ, जब कोई रिश्ता टूटता है, विशेषकर ऐसा रिश्ता जिसमें किसी ने कई साल निवेश किए हों, तो वहां एक संक कॉस्ट फैलेसी हावी हो जाती है। लोग सोचते हैं कि मैंने इतना समय दिया, ये मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? वही बात है, रिश्तों के मामले में ये माइंडसेट और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इंसान किसी दूसरे इंसान के विचारों और भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकता। हम चाहते हैं पर कर नहीं सकते। बिल्कुल, ये इम्पॉसिबल है। अगर हम ये मानते हैं कि कुछ लोग हमारे जीवन में सिर्फ एक सबक सिखाने के लिए आते हैं, तो एक टूटे हुए रिश्ते को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। फिर इंसान उस लॉस को किसी अलग ढंग से प्रोसेस करता होगा। हाँ, तब इंसान ये नहीं सोचता कि उसका समय बर्बाद हो गया, बल्कि वो ये सोचता है कि इस अनुभव ने उसे भविष्य के लिए क्या सिखाया। ये उस कड़वाहट या बिटरनेस को खत्म करता है जो वरना सालों तक अंदर रहती है। यहाँ हमारे स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प फॉर्मूला की बात करते हैं, विश्वास और मेहनत का संतुलन, यानी फेथ प्लस एफर्ट फॉर्मूला। ये इस पूरी चर्चा का एक तरह से कोर
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। मेहनत का मतलब है अपना 100% देना, लेकिन रिजल्ट को लेकर जो एक ऑब्सेशन या पागलपन होता है उसे पीछे छोड़ देना। ये संतुलन ही काम करने का सबसे बेहतरीन मनोवैज्ञानिक तरीका है। जब लोग सिर्फ रिजल्ट पर नजर गड़ाए रहते हैं कि मुझे हर हाल में ये चाहिए, तो वो एक भयंकर एंजाइटी पैदा करते हैं। और उस एंजाइटी से तो काम बिगड़ता ही है। बिल्कुल, ये एंजाइटी इनके काम की गुणवत्ता को गिरा देती है। लेकिन जब वो ये विश्वास रखते हैं कि ब्रह्मांड का अपना एक गणित है और उनका काम सिर्फ बेहतरीन इनपुट देना है, तो वो एक फ्लो स्टेट में चले जाते हैं। फ्लो स्टेट यानी जहां आप काम में पूरी तरह डूब जाते हैं बिना किसी डर के। हाँ, और बिना एंजाइटी के किया गया काम हमेशा ज्यादा रचनात्मक और प्रभावशाली होता है। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को कुछ व्यवहारिक और एक्शन लेने योग्य नियमों में समेटें, तो हमारे स्रोतों से 3 बहुत ही स्पष्ट नियम निकल कर आते हैं, जिन्हें कोई भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना सकता है। मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। पहला नियम है, कर्म सबसे ऊपर है, जो होना है वही होता है को कभी भी अकर्मण्यता या आलस का ढाल नहीं बनाना चाहिए। एक्शन ही इस पूरी प्रक्रिया का एकमात्र इंजन है जिस पर किसी भी इंसान का सीधा कंट्रोल है। ये सबसे जरूरी फाउंडेशनल रूल है। दूसरा नियम है, नतीजों पर अपनी पकड़ ढीली रखनी चाहिए, मतलब रिजल्ट्स पर अपनी पकड़ ढीली रखें। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के बाद परिणामों को लेकर जो मानसिक जिद होती है उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो भी नतीजा आएगा वो आगे के विकास के लिए एक नया रास्ता ही खोलेगा। एग्जैक्टली। और तीसरा नियम है, प्रक्रिया यानी प्रोसेस पर पूरा भरोसा होना चाहिए। सफलता कोई अंतिम मंजिल नहीं है, बल्कि उस सफर का नाम है। ये बहुत ही गहरी बात है, सफर पर भरोसा रखना। हाँ, इस बात पर विश्वास रखना चाहिए कि किया गया कोई भी सच्चा प्रयास कभी शून्य में नहीं जाता। वो बस अपना फल देने के लिए सही समय और सही परिस्थिति का इंतजार कर रहा होता है। इन तीनों नियमों में सच में हमारे स्रोतों का पूरा सार छिपा है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल टेकअवेज हैं। और इस पूरे विश्लेषण का अंत मैं एक ऐसे विचार के साथ करना चाहूंगा जो हमारे सोचने के पूरे ढांचे को ही चुनौती देता है। हाँ बताएं, मैं जरूर सुनना चाहूंगी। हमेशा यही माना जाता है कि इंसान निरंतर कर्म इसलिए करता है ताकि वो अपना भविष्य बदल सके, एक बेहतर कल का निर्माण कर सके। ये एक सामान्य सोच है। हाँ, हम सब यही मानते हैं। लेकिन इस सब पर गहराई से विचार करने के बाद स्रोत एक आखिरी सवाल उठाते हैं। क्या हो अगर कर्म करने का असली और अंतिम लक्ष्य भविष्य के नतीजों को बदलना हो ही ना? तो फिर वो लक्ष्य क्या है? क्या हो अगर निरंतर और निष्काम कर्म करने का एकमात्र उद्देश्य हमारी अपनी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस को इस हद तक विकसित करना हो जहां आगे क्या होने वाला है इस बात से रत्ती भर भी फर्क पड़ना बंद हो जाए? ये तो बिल्कुल एक नए लेवल पर ले जाता है इस सोच को। बिल्कुल। क्या हो अगर जीवन का सबसे बड़ा इनाम वो भौतिक फल नहीं है जो हमें कर्म के अंत में मिलता है, बल्कि वो है जो हम उस पूरी प्रक्रिया से गुजरते हुए भीतर से बन जाते हैं। ये वाकई एक बहुत ही ताकतवर और गहरा विचार है जिस पर खुद से और विचार किया जा सकता है कि कर्म हमें बाहर से क्या देता है, इससे ज्यादा जरूरी है कि वो हमें अंदर से क्या बनाता है। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस विषय के इतने सारे पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सुनने वालों का भी जो इस सफर में हमारे साथ यहाँ तक आए। मेरा भी आभार इस उम्दा चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आगे मिलते हैं और ऐसे ही गहरे विषयों के साथ।